Recording on. Namaste, Namaskar, hello everyone. I welcome you all to this series that we have initiated, Tuesdays with the stalwarts in the field of performing arts and arts in general. तो आज हमारा पहला सेशन है. This is going to be our first session and it is with none other than our beloved Professor Ram Gopal Bajaj. Professor Ram Gopal Bajaj is a known theatre person, actor, director, former director of the National School of Drama, New Delhi, a very favorite teacher. And today we would have some conversations with him. And as every time our conversations go with him, I'm sure they would be fabulous and fantastic and very enlightening. तो सर शुरू करें? तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए और सबके साथ बातचीत करने के लिए. उसके लिए सर्वप्रथम धन्यवाद. और मी इकडे ही आओ मलवली. सो हम सीधी बातचीत शुरू करते हैं. पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये रंगमंच की दुनिया में आप कैसे आए, रंगमंच के साथ आपका ताल्लुक कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आप इस दिशा में आ गए? बहुत बेसिक सवाल है क्योंकि हर कोई अलग अलग ढंग से आता है, लेकिन ये प्रश्न जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं जीव कैसे आता है और शिशु कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है. मैं इस पर विचार करूं तो मुझे अपने बचपन में जानना पड़ेगा कि मैं जिस घर में बड़ा हो रहा था तो वहाँ अक्सर खेलने के लिए अपने आंगन में कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता था, क्योंकि माँ दादी, क्योंकि मैं उस घर में पोष्य पुत्र था जिसका बाद में मुझे पता चला था, तो उन्हें लगता था कि यदि इसको यह मालूम हो गया कि इस घर में पैसा नहीं हुआ तो ये भाग जाएगा. ये सब मुझे बहुत बाद में पता चला. हालांकि तो मैं खिड़की में बैठा करता था, कई खिड़कियां थी, तो उस पर कभी मैना, कभी कौवा, कभी कोई तरह तरह के पंछी जो आ जाते थे, काव काव करते थे, मैं करते थे, तो मेरा मन होता था कि मैं वो काम करूं तो मैं भी करूं. फिर ऐसे ही गली में कोई भागता हुआ कुत्ता है, वहाँ करे तो मेरा मन करे मैं वहाँ करूं. तो यह जो जिस स्वर में वह पंछी या वह कुत्ता या कि हमारे आसपास के लोग हमसे बचपन में बात करते, मेरा मन करता कि मैं उसी स्वर में रेस्पॉन्ड करूं. और ये ऐसी मेरी स्मृति में है कि ये एक जैविक या कि कोई सृष्टि नियम है, और जो बाद में न्यूटन का है ना कि समान की समान प्रतिक्रिया होती है, शायद इससे जुड़ा हुआ हो. और इसलिए विद्यानिधि, आपको ध्यान हो कि स्कूल में बातचीत करते समय आपके साथ भी मेरा भाषा, शब्द और व्याकरण और उसके स्वर और व्यंजन आदि पर बहुत जोर हुआ करता था. बिल्कुल बिल्कुल सर. मैं कह सकता हूँ कि ये जो आरंभ है वह अनुकृति मूलक तो है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीव में अनुकरण की, इमिटेशन की एक बेसिक एटॉमिक रादर सब एटॉमिक कंटेंट है जो रिएक्ट वैसे ही करेगा. और इसलिए अब ये बात थोड़ी सी बहकेगी, मुझे माफ करना, कि यह जो वृत्ति है जो हमें हमारे बचपन को, जीव मात्र को आणविक स्थितियों से जोड़ता है, शक्तियों से जोड़ता है, वह हमारे
बाल प्रशिक्षण में हमारी शिक्षा का अंग नहीं है। और ये कि अभिनय या कि नाट्य जिसमें हम लीला करते हैं, अवतरित होते हैं नए नए वेशों में, रूपों में, ये अवतार धारणा जिसको लेकर के सारे के सारे मजहबों ने अवतार धारणा की, या ज्यादा से ज्यादा अगर अवतार नहीं भी किए तो पैगंबर बनाए, उनके कोई ना कोई बोलने वाले आए जो कि मैसेंजर थे ईश्वरीय शक्ति के। इस धारणा में अनुकरणात्मकता जो अभिनय है, जो जो जीव को एक विशिष्ट अवतरण देता है, इसको हमारी हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का या विकास का जितना इतिहास मैंने जाना है, उसमें उसकी बड़ी विशिष्ट स्थिति है। और भारत के पूर्वी हिस्सों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में इसका जितना स्थान है, बहुत सारे भौगोलिक तो नहीं, मैं कहूँगा कि भारतीय इतिहास और राजनीतिक कारणों से संभवतः हमारे क्षेत्र में उतना नहीं रहा, लेकिन बाल विकास में इसको स्थान दिया ही जाना चाहिए। और यहीं से मेरी यात्रा, अगर मेरी समझ ठीक है अपने विश्लेषण की, तो वहां से आरंभ होती है, क्योंकि मैं वहीं से जुड़ता हूँ। क्योंकि मैं वहाँ कमरे में अगर छिपकली भी चल रही होती थी, वो कैसे एक मच्छर के पीछे जा रही है और कैसे झपट करके उसको निगल लेती है। और बाल में मैंने बाद में संस्कृत में पढ़ा था, यथा काल ही ग्रस्तो अपि भेको दंशन अपेक्षते। जैसे मेढक सांप के मुंह में होता है, निगला जा रहा है, फिर भी उसके सामने कोई मच्छर आ जाए तो वह मेढक उस मच्छर को खाने के लिए मुंह खोलता है। यह जो जीव वृत्ति है अस्तित्व की, काल से मुक्त होने की, इसमें नाट्य रचना, अभिनय और दूसरे व्यक्तियों का जीवन धारण करना, परकाय प्रवेश करना, ये वृत्तियां हैं। और मुझे लगता है ये मेरे बचपन से वहां मिली मुझे। और थोड़ा बहुत जो मंदिर जाता था, या कि हमारे यहाँ गांव में दशहरे पर, विजयादशमी के समय नाटकों के उत्सव होते थे, जिसमें गांव के बच्चे बड़े सभी भाग लेते थे। और वसंत पंचमी में हमारे विद्यालय में बच्चों के नाटक होते थे, उसमें भी मुझे मिला था। और मैं कुछ न कुछ कहानी कहना, कथा कहना, इस सब में आ गया था। और मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी ने दिया या मैंने विकसित किया। मैं इसको मौलिक जीवन की वृत्ति मानता हूँ, जिसको हमने अपनी संस्कृतियों में कहीं बढ़ाया है और कहीं बहुत क्षुद्र किया है। कैसे संभव है कि हमारे यहाँ धर्म में, जहाँ हमने सबको बराबर माना, खड़ में राम, खड़ग में राम, कण कण में राम, और जो दरिद्र है या अपवारित है उसके साथ हमारा व्यवहार, दलित का, अस्पृश्य का, ये जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, ये कैसे हो सका हमारे यहाँ, कैसे हो सकता है? क्योंकि वह भी तो जीव है, जिसको बहुत बाद में हमारे इतिहास से गांधी ने, और मैं समझता हूँ, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर आदि को भी अवतारी ही मानूंगा, कि जिन्होंने हमारा ध्यान इस ओर वापस दिया कि हम जीव मात्र परमात्मा के और सृष्टि के दर्शन करते थे, और करने का हमें उपदेश दिया गया।
हमारे शास्त्रों में बताया गया, और व्यवहार में हमने मानव जीव के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, जिसके कारण हमारे भारतीय इतिहास की यह दशा हुई, और इस सब का संबंध नाट्य से है, इस सब का संबंध अभिनय से है, अभिनेता से है, नट से है, क्योंकि नट काल में और दिक में, जीव में व्यापक है। वो मात्र स्व में अवस्थित नहीं है। ये अवधारणा मुझे अपने आसपास के साहित्य और आचरण, हाँ, एक याद आया, जैसे अब मैं अलकारी साहब और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर बाद में जाऊं, कि बचपन में मुझे सिखाया जाता था कि खाना खाने के पहले कुछ ग्रास निकालने पड़ते थे। मतलब जितना आप खाओगे तो थोड़ा सा अन्न का दाना निकाल दो, तो वो 5-7 ग्रास होते थे। मुझे ऐसे याद है, श्वान भागे मया दातव्यम, काक भागे मया दातव्यम, वर्ण भागे मया दातव्यम। मतलब ये जल का हिस्सा है, ये कौवे का हिस्सा है, ये कुत्ते का हिस्सा है, ये मैं निकालता हूँ, और उसके बाद अन्न को ग्रहण करना है क्षमा मांगते हुए। ये सब मैंने पंडित जी से पूछ लिया था, उन्होंने बता दिया था, मैं भूल भाल गया था। कट टू राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सेकंड ईयर और परहैप्स फर्स्ट ईयर, अलकारी साहब बरतोल्ट ब्रेस्ट की एक कविता पढ़ के सुना रहे हैं, और उसमें एक जगह आती है बात की, यह रोटी का निवाला जो मैं खाने वाला हूँ, मैं ये कैसे खा पाता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि किसके मुंह से छीन कर आया है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे ये रोटी मिलनी चाहिए। तो समझ में आया कि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी होते हैं, उसमें बहुतों का हिस्सा होता है। हम उसके प्रति ऋणी हैं, हमें हमारा दायित्व है उसके प्रति, और ये ये अपने आप अभिनेता या जीव की के क्षेत्र को, उसके संवेदन को विस्तृत करता है। ये हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये जैविक रूप से, आणविक रूप से हमारे अंदर अवस्थित है, ऐसा ऐसा मुझे बोध होता है। सर, अभी बात करते हुए आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उल्लेख किया, तो जानना चाहूंगा कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ कैसे गए, उससे पहले कहाँ थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे, और कैसे आगे की आपकी सारी राह चलना शुरू हुआ? भैया, ऐसा है कि निर्मली विद्यालय में जब हम पढ़ते थे, हमारे साथ हमसे थोड़े से पीछे रामेश्वर प्रेम, जो बाद में नाटककार के रूप में आप जानते होंगे, दिल्ली आ गए थे। और हमारे एक मित्र थे राजकुमार मंडल, वो भैंस पर चढ़ करके विद्यालय आया करते थे। हमारा विद्यालय फूस पुआल वगैरह का बना हुआ था, जिसमें कई बार बकरी और भैंस, गाय चरते चरते उनका मुंह अंदर दिखाई देता था, और हम बच्चे अंदर बैठे हुए होते थे। तो हमारे जो हिंदी के अध्यापक हैं, उन्होंने वो आशुलेख लिखने के लिए कहा करते थे। आशुलेख मतलब एक्सटेम्पोर, कि आपने विषय दिया और आपको तुरंत लिखना है। ये शायद 7वीं 8वीं कक्षा की बात होगी, मतलब हम 11-12 के रहे होंगे। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर खड़िया से, खड़िया चौक से बादल से बना दिए, और कुछ ऐसे ऐसे लकीरें खींच दी, मतलब बारिश हो रही है, तो मतलब बादल और बारिश उन्होंने थीम क्या क्या लिखी आपने। मैंने भी कुछ लिखा होगा, वह तो मुझे नहीं याद। लेकिन ये जो राजकुमार मंडल नीलकंठ, वो बहुत गरीब किसान का बच्चा था। वो विद्यालय इसलिए आता था कि उस समय उस कोटि के मंडल विशेष, जो पिछड़ा जाति
करके कुछ उसको वजीफा या वृत्ति, छात्रवृत्ति मिल जानी थी। उसने कहा ऐसा। लेकिन हम लोग साथ साथ बहुत सारे काव्य ग्रंथ वगैरह विद्यालय की पुस्तकालय से पढ़ते थे। हल्दी घाटी, प्रिय प्रवास, कामायनी और क्या क्या नहीं। तो उसने जो लिखा वो जनक किशोर बाबू ने कहा कि गोपाल जरा पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ा, उसमें से याद है उसका टाइटल था नव जलधर से, अर्थात नए बादल से। जलधर मतलब बादल। घन बरसो रिमझिम झमक झूम लो आतप तापत अवनि चूम म्रियमान जगद्रुम अहे अमीय धार दो बहा अहे समृद्ध उदार छा जाए हरितमा दिग दिगंत विह सेवित पर कर मोर कंस अली निचय जाए दुख विगत भूल ओ आज पपीहा प्यास शांत नग चमन विपिन नभ विमल कांत। इस प्रकार वो 8वीं जमात में मंदाकांता या हरिगीति का छंद में उसने बादल पर कविता लिखी थी। क्या बात है। और मैं विदग्ध हो गया। मैंने, अब बच्चे थे तो हम लोग गए, साला तू इतना बढ़िया लिखता है तो मैं लिखना बंद करता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, मैं तो पढ़ूंगा। तो मुझे ये ध्यान है कि मेरा ये प्रण उस वक्त था कि इतने अच्छा लिखा जाता है, इतने पुराने जमाने में भी लिखे गए हैं और हमारे साथी भी लिख रहे हैं, तो मैं क्यों लिखूं, मैं उनका लिखा हुआ बांचा करूं। तो इस प्रकार एक बालक पने में ये मेरा निर्णय हो गया था कि मैं दूसरों का लिखा बात के सुनाया करूं। ये एक निर्णय था। उसके बाद बहुत सारे पारिवारिक उठा पटक है। हम विद्यालय कॉलेज चले गए, घर छोड़ दिया, फिर पटना चले गए, वहाँ किसी ड्रामा ग्रुप में भी शामिल हो गए। और वहाँ शायद मैंने आपको ये बताया हुआ होगा कि पटना मैदान में एक समाचार पत्र पर बैठ करके हम झालमुड़ी खा रहे थे। मतलब झालमुड़ी का मतलब आप मुड़ी को क्या कहते हैं मराठी में? सुरमुरा, सुरमुरे, कुरमुरे, वो सब खा रहे थे। और वो जब पूरा हुआ तो वहाँ नीचे उसमें विज्ञापन था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। तो साथियों ने कहा कि भाई गोपाल, तुम बहुत नाटकबाजी करते रहते हो, तो ये तो वहाँ छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी, चले जाओ। तो मैंने कहा कि अरे नाटक सीखने के लिए भी विद्यालय होता है क्या? तो चलो भर देते हैं। तो भर दिया, मुझे बुलावा आ गया। हम इस प्रकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयनित हो गए और हम लोग उसी साल मिस्टर अलकाजी ने एज डायरेक्टर ज्वाइन किया था और मेरी एमए हिंदी की परीक्षाएं शुरू होनी थी। तो मेरा चुनाव चूंकि हो गया था तो मैं गया दौड़ा दौड़ा। हमारे जो ड्रामा के नाट्य पत्र, जो ड्रामा पेपर के पढ़ाने वाले थे, स्वर्गीय रामेश्वर सिंह काश्यप, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि कौन है डायरेक्टर? तो मैंने कहा कोई अलकाजी आई हैं। तो मैंने अलकाजी को अलकाजी समझा और वो हंसे कि अरे बुद्धू, ये है और हम वो बहुत ये हैं, अगर वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ गए हैं तो तू ये नहीं का इम्तहान छोड़ चला जा। और यूं मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चला। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आने के बाद आपके तो पहले दशक के आप विद्यार्थी रहे हैं और वहाँ की जो भी अलग अलग लोग आपको पढ़ाने आए होंगे, स्कूल भी नया नया शुरू हुआ था, तो जानना चाहेंगे कि उसमें आपकी जो सारी ये जर्नी शुरू हो गई, आपका ये प्रवास जो इस दिशा में शुरू हुआ, कि मतलब शौकिया तौर पे सोचना और फिर इस तरह से प्रोफेशनल काम करना, तो ये कैसे होता गया? ये क्रमशः वातावरण से भी हुआ विद्यालय के। हालांकि उस समय विद्यालय का
छात्रावास नहीं था। हमारे क्लास में मोहन महर्षि, अंजला, ये लोग अब यही बचे हैं। हम लोग 3 जने उस 62 से 65 का ये जो है, हमारे से 1 साल सीनियर में ओम शिवपुरी, सुभाष शिवपुरी वगैरह थे, और हमारे 2 साल सीनियर में बी.एम. शाह और बाबा कारंत वगैरह थे कि हम लोग समकालीन थे। और हमारे पढ़ाने में शीला भाटिया अभिनय पढ़ाती थी, स्वर्गीय नेमी जी समसामयिक भारतीय नाट्य साहित्य पढ़ाते थे, और अलकाई साहब वेस्टर्न ड्रामा और डायरेक्शन का काम भी कराते थे। अब शांता गांधी क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाती थी। तो मैं घबराया हुआ था कि अरे ये इसका इतना विशद सोच है, और वो सारा कुछ, चूंकि मैं कॉलेज में मैं अर्थशास्त्र भी मेरा एक विषय था और तर्कशास्त्र भी विषय था, और इस तरह से भारतीय दर्शन भी था। तो दर्शन और अर्थशास्त्र और राजनीति और चूंकि मैं कविताएं बहुत पढ़ता था, साहित्य का विद्यार्थी भी था, तो दिनकर और निराला और उसी समय अजय का उपन्यास भी पढ़ा था। तो मुझे मालूम नहीं कि मैं किधर जाता, लेकिन मेरी जिज्ञासा व्यक्ति मानस में भी थी और सृष्टि के रहस्य में भी थी। अब ये व्यक्ति मानस, सोशियोलॉजी एंड मिस्ट्रीज ऑफ द क्रिएशन के बीच में अभिनय के उतार चढ़ाव हो रहे थे, और कभी ब्रेक पढ़ रहे हैं, कभी संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, कभी टैगोर भी पढ़ रहा हूँ, और कभी गोरकी भी पढ़ रहा हूँ। और उसी समय एक छोटा सा प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। उसी समय हम लोगों ने वेटिंग फॉर गोदो भी पढ़ा था, और उसमें जो निराशा और एक ऐसा वातावरण की जीवन निरर्थक है। एंड ऑफ कोर्स Beckett का वेटिंग फॉर गोदो इज द अल्टीमेट ऑफ दैट यामा। तो अलकाजी साहब ने वो करवाया भी था, मैंने लकी की भूमिका की थी, लेकिन मैंने उसी समय प्रश्न किया था कि सर, लेकिन यह जो कुछ भी हुआ है पश्चिम में, यूरोप में, जहाँ द्वितीय महायुद्ध के बाद जीवन की सार्थकता पर बहुत गहरे प्रश्न हुए होंगे, क्योंकि सारे वहाँ के दर्शन और धर्म में देह की मृत्यु के बाद ये इति है, वो फिर कभी जब वो फैसले का दिन आएगा तो आएगा, कोई कुछ है नहीं उसके बाद। जबकि ये सही है या गलत, वैज्ञानिक रूप से हमारे यहाँ पुनर्जन्म की कल्पना है, वो पुनर्जन्म होता है या नहीं, पिछला जन्म होता था या नहीं, और इसमें क्या षड्यंत्र है समाज का शोषण के लिए या न शोषण के लिए, ये नहीं ज्ञात। लेकिन एक अज्ञात रूप से हमें मृत्यु का उतना भय नहीं होता जितना कि उस दर्शन या उस संस्कार में पली हुई पीढ़ियों या सभ्यता को होता होगा। और इसलिए हमें हर हालत में इसके बाद भी जीवन सर्वथा व्यर्थ नहीं मालूम होता। इसके हिंदुस्तान में थिएटर ऑफ एब्सर्ड का फ्यूचर नहीं है सर। ये मेरा अब अभिनय के सिलसिले में बात करते हुए उनको कहा, सर यहाँ
भूमिका दे देते हैं, रोल दे देते हैं, लेकिन व्याकरण तो सिखाते ही नहीं है। जैसे संगीत में, भारतीय संगीत में सिखाया जाता है कि सारे गामा पधा निसा है, तीन ताल है, और उसके उतार चढ़ाव है, मध्यम है, कोमल है, तो उसका व्याकरण भी सिखाते हैं आप। और फिर राग रागनियां, तो उस राग में कोई भी गीत हम गा सकते हैं एक बार अगर वो सीख लिया। जैसे आप भाषा में व्याकरण जान जाते हैं, अक्षर और ह्रस्व दीर्घ, स्वर, व्यंजन, संधियां, समास के नियम, तो फिर वाक्य रचनाएं करना आसान है ना। आप सिर्फ वाक्य वाक्य सिखाएंगे, वो तो बहुत आरंभिक अवस्था है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ये बैकग्राउंड है, तो ये दायित्व तुम्ही को देता हूँ कि तुम भारतीय हिसाब से अलग से अभिनय की प्रशिक्षण का कुछ तरीका निकालना। मैंने कुछ कुछ सोचा है, मैंने कभी कभी आप लोगों से शेयर किया भी है, तो उस पर कभी अलग से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये एनएसडी से आपने 3 साल वहां रहे और उसके बाद अपना काम शुरू किया, तो नहीं, जानना चाह 2 साल एनएफटी की जो शुरुआती रेपर्टरी थी उसमें मैं अभिनेता भी रहा, अच्छा। क्योंकि मूलतः मैं अपने को अभिनेता ही मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि जीव जो है, जो भी जीव, कुत्ता, बिल्ली और आदमी, जो पैदा होता है वो नट पैदा होता है। हाँ। उसके बाद वो नट रह पाता है या नहीं रह पाता है, ये उसके आगे के जीवन और विकास के अवसरों पर निर्भर करता है, क्योंकि वो अपने साथ आणविक गति लेकर के पैदा होता है। वो परमाणु का भी जो टुकड़ा है, तो वो हमेशा यूं यूं होता है ना, तो वो नट पैदा होता है। और वो किसी एक काल में नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं है। वो कभी पास में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा, यहाँ नाचेगा, वहां नाचेगा, क्यों नाचेगा नहीं मालूम। लेकिन फिर मैं दोबारा यही कहूंगा कि इस शक्ति को लेकर के जो जीव पैदा हुआ है, उस बालक को मानव नहीं, नृत्य और संगीत को सिखाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि सोशियोलॉजिकली ज्यादातर नृत्य और संगीत सामाजिक रचना को, सोशल स्टेटस काओ को क्वेश्चन नहीं करता थीमेटिकली। जबकि नट चूंकि दूसरे व्यक्ति का अभिनय करता है, तो उसकी जीवन अवस्थाओं और उसकी सामाजिक अवस्थाओं को भी साथ लेता है। जब ये लेता है तो उसमें से कुछ न कुछ तो प्रश्न उत्तर ही आते हैं कि किसी न किसी के पांव पर तो हम पांव रख ही देते हैं, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। और शायद ये आज का समाज इससे डरता है, जबकि हमारा जो पुराना समाज था उसने इस पर नाट्य शास्त्र लिखा और उसको नाट्य वेद की संख्या दी। और हम हजारों साल का ये जो पिछड़ापन है भारतीय नाट्य का और अभिनय का, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे सोशली सोशली एंड अदरवाइज पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली हमारा बाबा साहब अम्बेडकर होना चाहिए, और नाट्य को अगर बाल शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, तो समाज में एक अधिक संवेदनशील, एक अधिक बोधवान व्यक्तित्व पैदा होंगे, और बहुत सारे जो अपराध वृत्तियां हैं उसमें कमी आएगी। ये ना करके ये समाज बहुत अपराध कर रहा है। सर, इस चीज को लेकर फिर बाद में थोड़ी देर बाद आपसे फिर एक बार मैं सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन अभी फिर एक बार आपको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता हूं कि एनएसडी से निकलने के बाद, रेपर्टरी में काम करने के बाद आपने काफी काम किया, फ्रीलांसर काम किया, मॉडल स्कूल में काम किया, दिशांतर का सारा उस समय के बारे में कुछ। ऐसा हुआ था कि 2 साल कर लेने के बाद किसी बात पर अलकारी साहब से भी कोई बात हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग कुछ करके दिखाएंगे आपको, हमें आप छोड़ दीजिए। तो मोहन महर्षि हमारे क्लासमेट थे, और
मैं वो वैसे मेरे क्लासमेट थे, वो रंगीला से अंग्रेजी की वजह से बहुत सारी चीजें मैं उनसे समझा करता था। बहरहाल मोहन महर्षि, मैं, ओम शिवपुरी, सुधा, हम लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल छोड़ा। और उसके बाद सबसे पहले उस समय का जो एक एक्टिव ग्रुप था वो था यात्रिक। वो वीकेंड थिएटर भी किया करता था। तो वहाँ हमने एक नाटक किया ग्रुप के तौर पर, क्योंकि तब तक हम लोगों की मोहन महर्षि, जिसमें मेरे से ज़्यादा, और ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी स्टेज पर संभवतः पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी आदि के बाद दिल्ली और सबके थिएटर के बड़े स्टार्स वही लोग रंगमंच पे हुए थे। तो हम लोग निकले तो हमें बुलाने के लिए ये लोग तैयार थे। तो वहाँ सबसे पहले बादल सरकार का नाटक एवं इंद्रजीत, मोहन महर्षि के डायरेक्शन में हम लोगों ने काम किया। मुख्य भूमिकाएं ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी वगैरह की थी, एक बडोला साहब थे, और मैंने उसका आधा अनुवाद किया था, क्योंकि आधा अनुवाद स्वर्गीय भारत भूषण अग्रवाल ने किया था। उनकी अकाल मृत्यु हो गई तो मुझे पूरा करना पड़ा था। इस प्रकार फिर एक और ग्रुप के साथ काम किया, वहाँ भी बात जमी नहीं। तो फिर और उसी समय मैं दिनमान में कुछ कॉलम लिखने लगा और नाट्य समीक्षाएं भी करने लगा। और हम लोगों के मन में आया, और मैंने शिवपुरी, मोहन वगैरह से बात की कि क्यों नहीं हम लोग अपना ही एक छोटा सा रंगमंडल बनाते हैं। नौकरी वोकरी चाकरी मांग चांग जो भी करना होगा, रेडियो में जाते थे, और उस वक्त दिल्ली दूरदर्शन था, उसमें भी काम करते थे। और ये हम कारंत, बी.एम. शाह, हम लोग चूना लगाते थे। चूना लगाते थे मतलब पाउडर वगैरह ले करके, जो विद्यालयों में, बच्चों के विद्यालयों में बच्चों के नाटक होते थे, तो उनको जो पाउडर वगैरह लगाने से 25-50 रुपए मिल जाते थे। तो उस समय हम लोग तो ढाबे में खाना खाने जा पाते थे, वरना चावल मांद उबाल करके किस तरह से गुजारा चलता था। और इस प्रकार उसी समय देशांतर नाम की का ग्रुप बनाया। और यहाँ एक सलाम देना पड़ेगा स्वर्गीय एम कपूर साहब को, जो उस समय मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल थे, जिनकी बिटियां हैं अनुराधा कपूर। अनुराधा मैम, हाँ, वो उस वक्त बहुत 12-13 साल की रही होंगी, और वो हम लोगों की यंग एक्ट्रेस थी कि उसमें देशांतर में। और कपूर साहब ने ओम शिवपुरी को भी, मुझे भी, और सुधा जी को भी पार्ट टाइम हिंदी टीचर के रूप में बहाल कर लिया। तो हम जूनियर मॉडर्न स्कूल में हमको ड्यूटी मिली। वहाँ हमारे छोटे बच्चे थे, ये स्टूडेंट कार्तिक अवस्थी और अनामिका अख्तर वगैरह, तो बहुत छोटे छोटे थे। और शाम को हम लोग अपना ये ग्रुप का काम करते थे, घर पे करते थे, और घर घर जा करके टिकट विकट बेचते थे कि भाई हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, टिकट ले लो, ये कर लो। और देशांतर में लोग आने लग गए। और इस प्रकार हमें गर्व है इस बात का कि गिरीश कार्नाड का है वदन की पहली प्रस्तुति देशांतर में हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नए नाटककार नाटक नहीं भेजते थे, देशांतर के पास भेजते थे, क्योंकि ओम शिवपुरी, भा शिवपुरी, राम गोपाल बजाज, मोहन महर्षि, ये लोग इस दल में थे। स्वयं अलकाजी साहब ने मुझे बुला के कहा कि मैं आई वुड लाइक टू डायरेक्ट द प्ले फॉर योर ग्रुप। तो उन्होंने 30वीं शताब्दी बादल सरकार का, जिसका बंगला नाम है त्रिंशो शताब्दी, जिसका मैंने उनके लिए फिर अनुवाद किया, और उन्होंने उसका नाम रख दिया हिरोशिमा, और थोड़ा सा बदल करके उन्होंने प्रोड्यूस किया था। उसमें पहली बार हिंदी रंगमंच पर उसमें उन्होंने स्लाइड प्रोजेक्शन वगैरह के जो
हिरोशिमा के बम का विस्फोट आदि का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दिशा चल निकला। फिर लेकिन जीविका, घरेलू जीवन की बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं। और ओम शिवपुरी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में स्पीच टीचर के लिए आवेदन भी किया था और उनको बुलाया नहीं गया था। इससे वो बहुत व्यथित होकर के उन्होंने दिल्ली छोड़ दी थी। और वो जब हम लोग उसको स्टेशन पर विदा देने के लिए गए थे, हमारे ग्रुप के या दिल्ली हिंदी रंगमंच के लोग, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन सुरेंद्र वर्मा ने अपने उपन्यास चांद चाहिए में किया है। वो उसका जो भुवन है वो ओम शिवपुरी है। उसमें एक आधे पात्रों में हम लोग हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से बुलावा आ गया, ओम शिवपुरी वहां चले गए, मोहन महर्षि चले गए, जयपुर अपना संकेत ग्रुप बनाया और घूमते फिरते हम 8-10 वर्ष इस तरह से बीत गए। 76-77 में फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अलकाई साहब छोड़ के जा रहे थे, कुछ जगह खाली हुई थी और तब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अलकाई साहब के 14 वर्षों के डायरेक्टरशिप के दौरान कोई भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक किसी भी शिक्षक या किसी भी स्थायी पद पर बहाल नहीं हुआ। और उसके बाद एक साथ कारणत डायरेक्टर बने। वहां कैसे बने, क्या बने, उसकी डिटेल्स में छोड़ दीजिए, सब चिंतन की बात करता हूँ। क्योंकि जब कारणत डायरेक्टर बने तो मैं अभिनय के टीचर के रूप में चुन लिया गया था। उसके पहले 6 महीने मैंने फिर से वहाँ रेपर्टरी में एक्टर का काम किया था। और उसके बाद मैं चूंकि अभिनय का टीचर हो गया, कारण की डायरेक्टर से, तो मैंने अभिनय का एक अलग तरह का सिलेबस बनाया था। उसी के बीच में एक साल में पंजाब यूनिवर्सिटी भी गया था। तो मुझे अलकाई साहब की बात याद आई थी कि अभिनय के शिक्षण के लिए आप अपने ढंग से कुछ सोचिए, बनाइए। तो वो सिलेबस आप चाहोगे तो मैं कभी उसकी एक कॉपी आपको भेज दूंगा। वो 81-82 का जो एनओसी का सिलेबस है, पहला फॉर्मली अप्रूव सिलेबस 6 सेमेस्टर का, वो मैंने अपने ढंग से बनाया था। मैं आप देख सकते हैं दृष्टिकोण। आगे का प्रश्न। बिल्कुल सर। तो आपने एनएसडी में पढ़ाना शुरू किया, फिर आगे रेपर्टरी चीफ भी बने, आगे चलकर एनएसडी के निदेशक भी आप बने। तो ये जो पूरी जर्नी रही वो कैसे रही? ये बहुत लंबा अरसा है, बड़ी छलांगे हैं उसमें, उठा पटक है। लेकिन मुख्य बात ये है कि मैं मेरा अभिनेता कर्म जो है, बीच बीच में कर तो लेता था, लेकिन वह छूटता था और ये मुझे बहुत व्यथित करता था। और इसलिए, और बहुत पहले भी मैंने कहा ना कि मुझे काव्य पाठ में और भाषा के पाठ में रुचि थी। तो मैंने वहाँ कुछ काव्य पाठ आदि की परंपरा चलाई। कुछ अर्सा तक से जब कीर्ति जी डायरेक्टर हुई तो वो मेरी बात सुन लिया करती थी, क्योंकि मैं उनका सीनियर रहा था, वो डायरेक्टर बन गई थी। तो थोड़ी सी तनातनी भी रहती थी, लेकिन सुना सुनी रह जाती थी। तो मान लेती थी कि हाँ बस आप बता क्या करना चाहिए। मैं कहता था कि कीर्ति मैं समझ ऐसे करो, तो बहुत सारी बातें वो मान जाती थी। तो उसमें रंगमंडल को लेकर के जो पूरे भारत की यात्रा, खास करके पहली यात्रा महाराष्ट्र की, जिस समय शायद आप छोटे थे और आपसे हमारी मुलाकात पुणे में हुई होगी, बिल्कुल। राजा रघुनाथ से जब मिले थे और भास्कर जी ने ये सुझाव दिया था कि आपको यहाँ नाटक लेके आने चाहिए। और वह यात्रा मुंबई,
पुणे, नासिक, फिर धारवाड़, बेंगलोर, गोवा, बहुत लंबी यात्राएं हमने करी थी। और मेरा ये आक्रोश था कि बहुत सारी जगह ड्रामा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज में खुलते जा रहे हैं, खुल रहे हैं, अभी भी खुल रहे हैं। उसका एक सुफल तो हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए हम जैसे स्नातकों को कुछ नौकरियां मिलने लगी और कुछ अच्छी खासी नौकरी मिलने लगी। लेकिन साबित यही हुआ कि नाटक ग्रेजुएशन के बाद एकाएक आप उसके आचार्य बन सकते हैं। इस तरह से होना ग्रेजुएशन में नहीं है, सीधे आप साहित्य में या ज्योग्राफी में बीए तीसरा डेंजर इसलिए है कि आप इस समाज में जहाँ बहुत कुछ टूटा, मस्जिद टूटी, मंदिर टूटे, गिरजे टूटे, नाट्यशालाएं तो बनी ही नहीं, तोड़ने के लिए भी नहीं बनी। तो ये कहाँ जाकर के नाटक करें? आप नाटक सिखा रहे हैं, नाटक पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ा रहे हैं, वहां भी पढ़ा, लेकिन नाट्य कर्म कहाँ हो रहा है? अभिनेता कहाँ जा रहा है? और यही वह काल है जबकि सिनेमा तो आ ही चुका था, उसके बाद टेलीविजन भी आ गया, टेलीविजन में कंप्यूटर भी आ गया। अब ये कंप्यूटर जिसमें हम बतिया रहे हैं, और खैर इस महासंकट की घड़ी में हम एक दूसरे से साक्षात भी कर रहे हैं, लेकिन नाटक नहीं। वो जो बच्चा है उसको सिखाने के लिए कुछ नहीं, अभिनेता के लिए कुछ नहीं। और आपके मैं पूना की बात नहीं करूंगा, वहाँ फिर भी ज्यादा नाट्यशालाएं हैं। महाराष्ट्र को मैं प्रणाम करता हूँ इसके लिए, और आसाम को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन बृहत भारतीय समाज में बहुत बुरा हुआ है कि कोई कनेक्शन नहीं है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसकी प्राइमरी ट्रेनिंग का जिस प्राइमरी पर्पस से आपने किया है वहां उसका कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई संभावनाओं का क्षेत्र नहीं, तो फिर काहे के लिए पढ़ा रहे हैं? अगर सिनेमा में जाने के लिए एक्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए फिल्म इंस्टीट्यूट है, तो दूसरे ढंग से पढ़ाइए। ये कलेशियस है, गलत है, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर के कान में ये बात कोई कैसे पहुंचाए? जिस समय पहुंचा सकते थे अलकाई साहब इंदिरा जी के, और उस वक्त उन्होंने पहुंचाया ही नहीं। और जो लोग नाटक या परफॉर्मिंग आर्ट के पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं, राज्यसभा में, उन्होंने कुछ खास ऐसा सवाल उठाया नहीं, चाहे वो खुद एक्ट्रेसेस रही हों, शबाना जी हों। ये हमारी सिर्फ इन्होंने कुछ काम किया अपने, श्री जयश्री बी, वो राज्यसभा की मेंबर हुई, तो उन्होंने अपने इलाके में थिएटर बनवाया पार्लियामेंट मेंबर की जो निधि होती है उस निधि से। तो ये सब हम लोग सवाल नहीं करते हैं ना, बुरा कोई नहीं बनना चाहता। मैं अभी भी ये सब बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि दो चार लोग गोली लेकर खड़े होंगे, खड़े हों, लेकिन ये सब होना चाहिए था। और हम ये करते रहे, और 50 साल आने वाले थे राष्ट्रीय भारत की आज़ादी के। 97 आने वाला था, 95 में मैं डायरेक्टर हो गया था, ऑफिशिएटिंग भी, मतलब क्रिकेट डायरेक्टर कीर्ति जी के बाद। तो मैंने कहा कि उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनसे ये मांगा गया कि आप आने वाले भारत की गोल्डन जुबली जो 50 साल होने वाले हैं उसमें बड़ा क्या काम करना चाहते हैं टू सेलिब्रेट गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन फ्रीडम। राइट। हाँ, तो मैंने कहा ये शर्म की बात है कि 50 साल हो गए भारत की आजादी के, और भारत में जहाँ नाट्यवेद था वहाँ एक भी इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं है जहाँ बाहर से लोग आने के लिए लालायित हों, बल्कि हमारे हबीब तनवीर, हमारे विजया बाई, हमारे शंभू मित्रा, दूसरे जो लोग हैं, उनको बाहर जाने के लिए
एप्लीकेशंस लगानी होती थी, क्योंकि भारत में कोई इतना राष्ट्रीय स्तर का बड़ा फेस्टिवल नहीं था। और मैं गया वहाँ फ्रांस, एवनेन भी देखा और भी देखा। मैंने कहा अब मुझसे गाली निकलती है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि एक नाट्यग्राम बनना चाहिए और 1000 नाटकों का फेस्टिवल होना चाहिए। 1000? तो अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कहा कि भारत जितना बड़ा है, जितनी भाषाएं हैं, जितनी विविधताएं हैं, हमको ये तय करने वाले तो हम कौन है कि जो आप करते हैं वो सबसे अच्छा कमाल है और वो जो करते हैं वो बेकार है। क्योंकि जिस तरह से हम सारे सिटीजन को जगह देते हैं, सारे सिटीजन को आपने मताधिकार दिया है ना, क्यों दिया है? जो अयोग्य है, जो अनपढ़ है, उसको कहिए कि तुमको वोटिंग राइट नहीं है, कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। लेकिन नाटक का जब प्रश्न आता है, कहें ये नाटक अच्छा नहीं है, इसको जगह नहीं मिलेगी, ये नाटक फलानी जगह का नाटक, ये वो जो स्टाइल है वो खराब है, हम ये तय करने वाले अभी नहीं हो सकते जब तक 150 साल नाट्य कर्म को, मतलब रंगमंचीय कर्म को फिर से अवकाश, अवसर न मिले आजाद भारत में, इस गणराज्य में। इसलिए पहले आरंभिक इसमें मैंने तो कोई समिति नहीं बनाई नाटक और प्रस्तुतियों का चयन करने के लिए। उस इलाके के लोगों को पूछा, भाई आपके इलाके में कौन अच्छे लोग हैं, कौन लोग अक्सर करते हैं, उनके नाम बताइए, हम सबको बुला लेते हैं। भाई हमारे लिए, हम फैसला आप पर नहीं देंगे कि आप पास हैं अकेले, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, जितने आ सकते हैं आ जाइए, सब हमारे वोटर हैं। अब उनको देखने वाले धीरे धीरे तय करेंगे, इसमें से एक छटाई शुरू होगी, उसके विकास का क्रम शुरू होगा। इस प्रकार से मैंने उसका नाम भारत रंग महोत्सव रखा। लेकिन कल्पना उसमें अंतर्राष्ट्रीय की थी। जो पहला अगर पोस्टर देखेंगे तो उस पर ग्लोब बना हुआ है और वो ग्लोब बादलों पर है और बादलों के पीछे तारे हैं। तो वो यस्य भुवनम, तो आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम, तो वो कल्पना थी। इस प्रकार से भारंगम किया और उसके पहले ही शुरू किया जश्न बचपन, क्योंकि बच्चों का थिएटर और इसको थोड़ा एक्टिवेट कीर्ति जी ने अपने कार्यकाल में काफी किया था, मैं उससे आगे ले जाना चाह रहा था। तो और मैं ऐसा फेस्टिवल करूं, ऐसा जश्न बनाना चाहिए। तो उसमें कीर्ति भी उत्साह के साथ, तो इसका नाम अपने लोग जश्न बचपन करने में, तो कीर्ति बहुत बढ़िया था। तो हमने ये जश्न बचपन आरंभ किया। जश्न बचपन के साथ बाल संगम, तो उसमें तय ये किया कि जश्न बचपन में तो बड़े भी बच्चों का नाटक करते हैं, लेकिन बाल संगम में बच्चे ही नाटक करेंगे, देखने वाले चाहे कोई भी हो, और वो 3 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए खुद भी रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इस प्रकार मणिपुर के बच्चे केरल के बच्चों के साथ रहेंगे, केरल के बच्चे आपके पूना या झाड़ी पट्टी जहाँ से आती है, बीड के बच्चों के साथ मिलेंगे। और वो जो माटी गोटी पुआ, जो उड़ीसा के बच्चे हैं वो गोटी पुआ सीख रहे हैं, तो इनसे मिलेंगे। इस प्रकार उनका जो बालपन में एक विस्तार होगा, उन स्मृतियों को लेकर लौटेंगे। तब जो विश्व या भारत बनेगा आज के 50 साल बाद, आज के 25 साल बाद, उसकी कल्पना मैंने की थी। और मुझे लगा कि ये मेरा दायित्व था, उस बच्चे का दायित्व था जो कौवे की बोली, कुत्ते की बोली में के साथ तादाद में रखता था। बिल्कुल सर। एनएसडी से एज अ निर्देशक आपने काम किया, ये बड़े बड़े फेस्टिवल्स आपने शुरू किए और उसके बाद आप रिटायर हो गए।
लेकिन रिटायर हो गए तो मतलब वो उम्र के हिसाब से जो होता है वो हुआ है, वैसे तो आप अभी भी रिटायर हुए ही नहीं है। क्योंकि मतलब एक बार कि सर आपको अब थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, लेकिन आप तो लगातार करते रहते हैं, मतलब पूना में तो नहीं, मैंने देखा है तो। वो ऐसा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में, ये एक आज एक पते की बात बताता हूँ कि ये राष्ट्रीय विद्यालय रंगमंडल में हमने एक पोस्ट रखी थी, एक्टर एमेरिटस, कि रंगमंडल में एक्टर्स की एज की सीमा नहीं होगी। राइट। लेकिन अवधि की सीमा है कि 6 साल से ज्यादा कोई नहीं रह सकता, ताकि दूसरे जो आते जाएं। हालांकि ये पॉलिसी अब बदलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रंगमंडल बनने चाहिए थे अन्य भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा हो या आपके क्षेत्रीय विद्यालयों के द्वारा हो। तो उसमें मैंने कल्पना की थी कि जब भी मैं एल्डरली भी हो जाऊंगा तो हम सरीखे लोगों के लिए बूढ़े एक्टर्स की रंगमंडलों में आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यक्ति बूढ़ा होता है, अभिनेता या कलाकार बूढ़ा नहीं होता। तो वो काम कर सकता है। लेकिन मुझे फिर भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल बुलाता रहा। मैं नाना की भूमिका में 2003-4 तक बहुत जगह अभिनय करता रहा। बाद में मैंने सुरेश शर्मा से कहा कि अब ये भूमिका तुम संभालो, मेरे से आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं दिल्ली छोड़ करके लगभग ज्यादातर हैदराबाद रहने लगा था। तो वो हैदराबाद डिपार्टमेंट में मुझे उस पर बुलाया था ना, राधा कृष्णन चेयर पर। तो उस वक्त मैं दूसरे चिंतन में लगा हुआ हूँ और पता नहीं पूरा कर पाऊंगा। लेकिन अभिनय के लिए कोई बुलाता है, थोड़ा सा चांस भी मिलता है, चाहे टेलीविजन में ही, सिनेमा में भी, तो मैं करता रहता हूँ, पाठ करता रहता हूँ। और अभी अब टेक्निकली इस 1 जुलाई को 80 का भी हो जाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आज विशेष रूप से मन बहुत विचलित था, क्योंकि हमारे बाद के बहुत लोग, हमारे बहुत महत्वपूर्ण चले गए। और कल ही अपनी वो गई हैं उषा गांगुली जी, तो मन, उषा और जी। थोड़े दिनों पहले डॉक्टर लागू साहब गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या शिकायत करूं, मुझे मुझे ऊपर वाले ने अधिक आयु दी है, और अभी मैं अपने को सक्षम मानता हूं। और लगता है कि रंग चिंतन का जो दायित्व हमारी आपकी पीढ़ी पर है, उसको हमने अभी तक पूरा नहीं किया है। क्योंकि शैली की दृष्टि से और चिंतन की दृष्टि से आपके यहाँ से एक गुरु हैं, डॉक्टर सुरेंद्र बारलिंगे। हाँ, सुरेंद्रनाथ बारलंगे। उन्होंने जो भारतीय काव्य शास्त्र की, सौंदर्य शास्त्र की नई परिभाषा लिखी है, और उस सबको पढ़ते हुए मैं रस सिद्धांत पर कुछ काम कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। हो सकेगा तो मैं विद्या निधि को निजी रूप से दे दूंगा विजू के पास, कि अचानक कोई यात्रा मेरी हो गई तो अरे तुम सर। उसको पूरा कर देना। सर, आपने अभी ये चिंतन की भी बात कही और रस की भी बात कही, तो एक बात आपने बीच में कभी बातचीत में कही थी, मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से कहें। जो नवरस की हम बात करते हैं, या अष्टरस से नवरस, और आज की तारीख में अगर हम सोचे तो एक 10वें रस की आपने कल्पना की है, जिसे आपने बाद में प्रबुद्ध रस ये शब्द इस्तेमाल किया था। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि उसके विषय में आप थोड़ा सा। और कार्य के लिए हम लोगों को ये शब्द दे रहे हो, पता नहीं कौन कौन सुनेगा, कौन कौन लेकर के उड़ेगा, खाम खा झड़ियाता फिरेगा। लेकिन इससे ये भी तय होगा, मतलब एक बार एक अंडरलाइन हो जाएगा कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल पहले किया है। हाँ, ये दरअसल मैं 90s से ही मेरे दिमाग में है कि अ, अ, रस सिद्धांत में आप देखेंगे कि आरंभ में रस की गणना, मान्यता 3 रस, 4 रस, फिर 7 रस माने, किसी ने 8 माने, फिर 8 या 9 की गणना में बहुत सारे मतभेद हैं। तो ये सारे जो रस सिद्धांत हैं, मानव विकास की अवस्थाओं को भी तो
रेखांकित करते हैं ना, क्योंकि आरंभ में तो भय ही प्रधान था, हिंसा प्रधान थी, क्योंकि क्रोध प्रधान था, वीर रस प्रधान था, फिर श्रृंगार, वियोग, फिर आ गया भक्ति रस। भक्ति रस कहाँ से आ गया? क्योंकि जब आप पर इतना अत्याचार हुआ और आप कोई आपको निस्तार नहीं दिखा, तो आप भक्ति में चले गए। withdrew from the struggle of life and politics and the society or independence of the society. तो भक्ति रस हमारे उस काल का है, लेकिन उसी भक्ति के माध्यम से हमें बहुत अच्छी रचनाएं मिली, कादम्बरियां मिली, संगीत मिला, सौंदर्य बोध भी मिला, और अपने को खोने का संतों की वाणी से अपने को खोने का सादा मिला। लेकिन और उसके बाद शांत तक भी आए, लेकिन जागृत बुद्धि मेधा, ये जो प्रज्ञा है, वह जो समस्त विश्व का बोध करती है, हर प्राणी से जुड़ती भी है और उससे अलग भी रहती है, और फिर भी शांत नहीं है, चिंतनशीला है। और ये जो हम अभी आप इतनी दूर से बतिया रहे हैं, तो ये जो हमारी यदि कोई सन्निधि हो रही है एक दूसरे के साथ, तो किस आधार पर है? इसका स्थायी क्या है? क्या वो भय है? क्या वह जुगुप्सा है? इसका आधार प्रज्ञा है, ज्ञान है। तो इसका अपना इंडिपेंडेंट यह भी रस की अवस्था है। और मानव प्राणी में एक, हालांकि ये कहते हुए थोड़ी सी विडंबना मालूम होती है कि आज का मानव प्राणी जिसने संभवतः कोरोना का इजाद कर दिया हो, या कि आज का मानव प्राणी जो कोरोना को भी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करता हो, वही मानव प्राणी घृण्य, और फिर भी उसको बचाना जरूरी, क्योंकि उसके माध्यम से शायद और महाजीव की उत्पत्ति इस धरा पर या किसी और नक्षत्र पर हो जाए। तो उसके लिए जो विज्ञान कला से ऊपर जो चिंतन है, उसका रसबोध और उसका नाट्य, और उसके लिए बहुत नहीं तो कुछ तो सुधी ज्ञानी विचारक जरूर पैदा हो गए हैं, जिसके गुरु समान दो तीनों के नाम मैं आपके पुणे से ले सकता हूँ। डॉक्टर साहब का नाम आपने लिया, बारलिंगे साहब का, मैं बहुत ऋणी हूँ, मैंने उनका किताब उनकी पढ़ते रहता हूँ। और एक बार मैं सिर्फ भास्कर जी का ऋण, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सिखाया, और मैंने उनसे इतना ही कहा था कि मैं कुसुमाग्रज जी से मिलना चाहता हूँ, मैं उनको छूना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि मैं जहाँ वो उनकी जो वाणी है, जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बहुत मैंने उनकी कुछ एक कविताएं पढ़ी, लेकिन बहुत अच्छा सुकर अनुवाद बहुत मिला नहीं। तो वो मुझे ले गए थे और मैं उनसे मिला था, और मैं सचमुच में ये जो कवि महाजन हैं, शब्दों वाले लोग, वहाँ मैं हम नाट्यकर्मी हैं, हम लोग तो गुजर जाएंगे, आज दिखाते हैं, आज नाटक करते हैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो शब्दकार हैं, जो अर्थ और ध्वनि को एकत्र करते हैं, जीवन की संगति को तलाशते हैं, इसको नाटक में लाना चाहिए, ये मेरी चिंता रही है। इसलिए इस रस की बात मैंने की, और इसके लिए कुछ मैंने मानसिक एक्सरसाइजेज आपके यहाँ जब आप बुलाते हो पुणे में, बच्चों को कुछ एक्सरसाइजेज वैसी भी करवाई हैं। तो वो मैं ठीक से लिख पाऊंगा तो लिख पाऊंगा, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा, यार तू इसको आगे ले जाना। क्योंकि इस दृष्टि से पुणे जो है वो कमबख्त गुरु होंगी है। तो वो जो नाटक आपने किया,
शेक्सपियर का, जिसमें कोई कॉस्ट्यूम कुछ नहीं, बाकी आप कल्पना पर छोड़िए ना। तो हमें समाज को और दर्शक को उस अवस्था तक ले आना है कि हम उनको कहें कि 2 और 2 4 नहीं 5 होते हैं, और वो कहे कि अच्छा 2 और 2 4 नहीं 5 होते हैं, मान लिया, तो इससे सिद्धांत क्या निकला यह बता। तो इस स्तर पर जब बात होती है तो वो यह जो तादात्म्य होता है अनुमेय जगत में होता है, और ये अनुमेय जगत आज के मानव प्राणी के पास है। अदिति मुस्कुरा रही है, मैं साइड में देख पा रहा हूँ। तो इस अनुमेय जगत में स्त्री पुरुष भेद नहीं है। इस अनुमेय जगत में दलित और शासक नहीं है। इस अनुमेय जगत तक जाने की अवस्था में आए तो हैं हम, आगे जा सकना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये होती है ना कि जितना हम सोचते हैं उतनी दूर तक जाने, दूर तक जाने, दूर तक जाने, दूर तक जाने अवस्था उतनी की आयु होती है। कुछ मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो मुझे रोक लेना फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है? मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। अच्छा, बैटरी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विल वेट, विल वेट। नहीं, उसकी हेडफोन की बैटरी खत्म हुई है तो That's okay, that's okay, that's okay, that's okay. हम लोगों को सुनाई दे रहा है आप जो बात कर रहे हो। दे। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है? बत्ती गुल हो गया भैया, टॉर्च जलाओ। गांव में होता है ना, दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब हाँ आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आवाज वैसे सुनाई दे रही है जैसे कि तुम देखते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब, हाँ, तो सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि अब जैसे आपने जिक्र किया, अभी आप जल्द ही इस धरती माता पर 80 साल पूरे करेंगे। तो आज जब आप देखते हैं, तो करेंगे, शायद कर चुके होंगे, पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑफिशियल डेट है उसके हिसाब से। तो आज आप जब पूरी जिंदगी को अपने देखते हैं और अपने पूरे इस नाटक विधा को देखते हैं, इन दोनों चीजों को देखते हुए आपको कैसे लगता है, क्या लगता है, क्या मन में आता है? ये प्रश्न नाटक का प्रश्न नहीं है, ये तो फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का है। लो, फिर गया भैया। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। अच्छा, यू कैन कंटिन्यू। ये जैसे एक एक मैं आपको ऋग्वेद की एक ऋचा का एक व्याख्यात्मक अनुवाद सुनाता हूँ। सृष्टि की ऋचा। ऋग्वेद में सृष्टि की ऋचा में विचार किया गया है कि सृष्टि कहाँ से आई, किसने इसको बनाया होगा। फलाने ने। तो आपने सुना है ना, नेति नेति वेद बखाने। तो ना इति नहीं, ये नहीं, इसने नहीं, पहले ये रहा होगा, तो वहां से आया होगा, तो फिर वो कहाँ से आया होगा, तो वहां से आया होगा, तो फिर वो भी कहाँ से आया होगा। तो प्रश्न अनंत चलता रहता है। तो वैसे ही इसमें है कि कौन जानता ठीक उसे जो कह पाएगा कि सृष्टि कहाँ से आई। यह रचना
कैसी है, देवलोक उत्पन्न हुए इस सर्जन के पीछे ही। कौन जानता इसे जहां से यह आई है सृष्टि, किसने इसे बनाया अथवा नहीं बनाया, कौन भेद खोलेगा सृष्टि जहां से आई। जो इसका अध्यक्ष उपस्थित परम व्योम में, वह भी तो इसे जानता अथवा नहीं जानता, निश्चित नहीं मित्र यह भी तो। इसकी मूल पंक्ति ऋग्वेद की इस ऋचा में है, जिसका नंबर है ऋग्वेद मंडल 10 129 की अंतिम पंक्ति है, यो अध्याक्षं परमे व्योमम तो अंग वेद यदि वा न वेद। कि वह भी जो परमाध्यक्ष है परम व्योम में, वह भी इसको जानता है या नहीं जानता। वेद का मतलब होता है वेद वा न वेद, वह भी इसको जानता है अथवा नहीं जानता। तो ऋग्वेद ये नहीं कहता कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ऋग्वेद तो यह प्रश्न करता है कि किसने इसे बनाई। कोई नहीं जानता, वह भी नहीं जानता, वह भी जानता कि नहीं जानता, यहां छूटता है। तो आप पूछ रहे हैं कि सार्थकता का, तो ये जो पक्ष है ये नट का एक, चूंकि नट भी तो जीव है और इसी परम तत्व से बना है जिसको आप परमाणु और अणु परमाणु कहते हैं। और वो हो सकता है धरती पर भी कहीं से आए हों। ये धरती कहाँ से बनी, ये आकाश कहाँ से बने, वो कृष्ण विवर जो ब्लैक होल है वो कहाँ है, उस पर चला जाएगा। ये चिंतन कभी कभी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को करना चाहिए, तब जो खला, जो शून्य उनकी आंख में आएगा, जो कभी कभी बंदर की आंख में आता है, एकाएक वैक्यूम, जो जिसको आत्मसात किया है द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको मैं मानता हूं चार्ली चैपलिन। सारी नट हरकत के बीच में एकाएक उनके मुख एक उनकी आंख में लगता है ना एक महाशून्य है। तो इस महाशून्य के साथ तादाद में आइडेंटिफिकेशन जब तक कलाकार, चाहे वो नट है, गायक है, नर्तक है, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो तब तक वो जो वेदना है, जो पीड़ा है, दैहिक होगी, आंगिक होगी, सामाजिक हो लेगी, लेकिन सृष्टि समाज से बहुत ऊपर है। और नट का पूरा तादाद में परमाणु और महासृष्टि से है। सर इस पर बात करना भी मुश्किल है, अभी मेरे लिए भी मुश्किल हो गया। रिजो, कैन यू हियर मी? क्या करूं? रिजो, एक सेकंड सर, मैं कॉल करता हूं उसको। त्यानी टेलीफोन मध्ये सांगा, हो, वो नीचे गया है। हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, की आवाज नहीं आ रही। आवाज गया यहाँ से हेलो, बोलो तो आप। कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है सर आपको? सुनाई दे रहा है? अब बोलो तो आप। सुनाई दे रहा है? मैं सुनाई दे रही है सर आवाज? आवाज सुनाई दे रही है? अब सुनाई दे रही है? हाँ, मैं जितना उल्टा सीधा बोल गया वो तुम्हें मिल गया है तो रख ली। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आदित्य, आई विल जस्ट रैप अप नाउ, इज दैट ओके?
That's perfect. Okay, okay. I'll just wrap up. I'll just say the last lines. Yes. And then we'll culminate it. Yep. हाँ? ठीक है. तो सर मैं अभी एंड के लिए सिर्फ बोलता हूँ आपको धन्यवाद देके और फिर खत्म करते हैं. And then we'll stop the recording and then we can again have conversation. Okay. तो आज ये सारी बातचीत इस तरह से हुई है कि इस पर तुरंत कुछ बोलना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है. बजाज सर ने काफी सारी चीजों के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और कला के विषय में, कला और जिंदगी, जीवनी, इन दोनों चीजों को जोड़ते हुए अपने विचार हम सबके सामने रखे हैं. मैं आदरणीय बजाज सर को नमन करता हूं, उनसे उनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमें और मौका मिलेगा बजाज सर से इस तरह से और बातचीत करने का. और ये कोरोना की वजह से हम लोग अपने अपने घर में अभी तो ये बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन इससे एक अच्छी बात भी हो रही है कि ये मुमकिन है, ये भी समझ में आ रहा है. तो शायद ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ज्यादा लोगों को बजाज सर तक पहुंचने के लिए इस विधा का इस्तेमाल किया जा सकता है. और आगे चल के देखेंगे क्या क्या इस चर्चा से आगे निकल के आता है. बजाज सर, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much from the bottom of my heart. Thank you on behalf of all the theatre fraternity of this country. Thank you on behalf of IPAR, International Association for Performing Arts and Research. मन से आभार. और अब हम रुक जाते हैं. आकाश दर्शन.